हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 4 जनवरी 2025 का जो है करंट अफेयर्स पूरा जो है डिटेल्स में बताने वाला हूं। और जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है डाला गया है। आप जो है आपका ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर करने वाला हूं। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है बताता हूं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखा करिएगा और जो क्वेश्चन पूछता हूं उसको जो है बताया करिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो है मनाया जाता है। 4 जनवरी 2025 को अब की बार मनाया जा रहा है। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल। तो उनके जन्म दिवस के स्मृति में जो है यह दिवस मनाया जाता है। इन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, तो इसके कारण से जो है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो है मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल जो है 4 जनवरी 1809 ईस्वी को जन्म लिए थे फ्रांस में। तो ये याद रखना है। ये जो इसका उद्देश्य है मनाने का कि जो नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोग हैं उन लोगों के लिए जो है संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है। देखिएगा, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है मनाया जा रहा है आज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा जो सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य जो है, यानी सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सेंदुरनी जो है वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। या आपको ये देखना है, देखिए जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, और ये सब जितने भी न्यूज में रहते हैं वही क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है पूछा जाता है। आप देख लीजिए पिछले कुछ पेपर को उठा करके देख लीजिए। अगर ऐसा ना हो तो बताइए फिर। मतलब जितना न्यूज में रहता है उसी से पूछता है। तो इसलिए जो वन्यजीव अभयारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, ये सब जो न्यूज में रहता है उसको आप जो है देखा करिए ध्यान से। और ये आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन जो है कवर होगा। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है। केरल के कोल्लम में स्थित जो है सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य है में जो है 4 दिवसीय जीव सर्वेक्षण हुआ। तो जीव सर्वेक्षण ने इसके जैव विविधता रिकॉर्ड को जो है समृद्ध किया है। और यह अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का जो है हिस्सा है। तो वहां जो है जीव सर्वेक्षण हुआ था, इसके कारण से जो है न्यूज में था। तो ये देखिएगा ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका केरल है पूरा, और ये आपका तमिलनाडु है। केरल के जो है तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखिएगा यहाँ ये स्थित है। तो सेंदुरनी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यहाँ जो अगस्तमाला का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है। तो ये आपका ये जो आपको अगर देखना, तो यहाँ जो केरल के और जो महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, ये आपका डाला गया है। देखिएगा साइलेंट वैली आप पढ़े होंगे, तो आपको केरल में ही मिलेगा। और जब जो है ये सब आपका है, देख लीजिए इसको अगर देखना है आपको। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कल जो है खेल रत्न अवार्ड जो है परसों दिया गया था खेल मंत्रालय द्वारा। तो कल आपको एक वीडियो जो है 10 से 12 मिनट का अपलोड कर दिया गया है। और पूरा इसमें क्वेश्चन के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाए। अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, किस किस को दिया गया। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है क्या किसको दिया गया, पिछली वर्ष किसको दिया गया, मतलब आप प्राइज इसमें क्या क्या होता है। 5 श्रेणियों में दिया गया। तो 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, कब से दिया जा रहा, पूरा जो है आपका डिटेल्स में बताया है। उसके बाद जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपका जो है इसमें डिस्कशन भी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब इसको जाके देख लेना है। और जो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आपका बताया गया है, इससे लंबे समय तक आप इसको याद रख सकें। और एक महत्वपूर्ण दिवस और थीम का वीडियो जो है, जो दिसंबर 2024 का महत्वपूर्ण दिवस और थीम था, विद क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूरा डिटेल्स एनालिसिस करके शाम तक कल शाम को अपलोड कर दिया गया। उसको जाकर के देख लीजिएगा। देखिएगा पिछले कुछ एग्जाम से देखे होंगे कि महत्वपूर्ण दिवस और थीम से जो है क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं। तो उसको जो है आपको याद रख जाके पढ़ लेना है और हमेशा हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है। तो याद रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा जो है देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जो है किया जा रहा। तो वाटर बर्ड जो है सेंसस किस राज्य द्वारा जो है किया जा रहा, पहली बार जो किया जा रहा। इसलिए पहली बार है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विकल्प में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात द्वारा जो है इसको किया जा रहा है देश के पहले। तो देखिएगा भारत की पहली जो है तटीय और जल पक्षी, वेडर पक्षी जिसे कहते हैं वेडर है,
तो बेटर पक्षी उसके द्वारा जो है उस बेटर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में जो है 3 से 5 जनवरी तक जो है 2025 तक आयोजित की जा रही है। तो आज जो है 4 जनवरी है और कल से ये शुरू हुआ और फिर कल तक जो है चलेगा। तो ये याद रखना है। देखिएगा वेडर पक्षी कौन होते हैं? वह पक्षी जो उथले पानी में चलने में अनुकूलित होते हैं, जिनके पैर लंबे होते हैं, गर्दन लंबी होती है और चोंच लंबी होती है, तो वो वेडर पक्षी होते हैं। तो उनके बारे में जो है भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जो है जनगणना शुरू की गई है गुजरात के जामनगर में। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये कुछ इस तरह से देखिएगा, लंबी चोंच हो गई, पैर लंबे हो गए, तो ये कुछ जो है, और छिछले जल में ये चलते हैं, तो कुछ इस तरह से इनका नेचर होता है। तो इनके बारे में जनगणना शुरू की गई है। अगला है 1 जनवरी 2025 से जो है देश भर में जो है शोध लेखों और जर्नल्स यानी रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स तक जो है राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है लागू की गई है? तो विकल्प में है एक राष्ट्र एक जर्नल्स, एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन, एक राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक शिक्षा। तो आपको जानना है कि मतलब हम इसके बारे में कई बार क्वेश्चन, आपको 2 बार क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन इसका जो है इस लेवल पे आपकी जो है दूसरे मॉडल में थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए इस सबको जो है 2-3 बार डिस्कशन कर देता हूं, जिससे जो है आप इसको भूले ना। कई बार आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन योजना जो है शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, तो सब आपको बताते हैं। तो जो है शोध लेखों और जर्नल्स तक जो है राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना तथा जो है शोध और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना है, जिससे शोध लेख होते हैं और जो जर्नल्स होते हैं उस तक जो है सबकी पहुंच होना, राष्ट्रव्यापी पहुंच होना, इसके उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, 1,80,00,000 से ज्यादा छात्रों को जो है मुफ्त में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स और शोध पेपर तक जो है पहुंच मिलेगी। तो ये याद रखना है आपको। और देखिएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर जो है 6300 यानी 6300 से ज्यादा जो है संस्थान रजिस्टर होंगे और इस योजना से छात्र और शोधकर्ता एक डिजिटल पोर्टल के जरिए जो है 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स जो है आसानी से पहुंच सकेंगे। तो ये देखिएगा, आप कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो जर्नल्स होता था उसके लिए आपको जो है पेमेंट करना पड़ता और सबका उसका पहुंच नहीं होता था। अब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र पर अगर रिसर्च हुआ, मान लीजिए जो है क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च हो रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जो है, तो उस जर्नल्स को जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं उस तक जो है सबकी पहुंच हो सके, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है और भारत में जो चाहता है उसको वो देख सके। तो इसका संचालन जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा जो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा इसको किया जा रहा है। इसका संचालन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जो है आता है। और इसका कार्यान्वयन वर्ष देखेंगे तो ये 3 वर्ष के लिए इसको कार्यान्वित किया जा रहा है 2025 से 26-27 तक। तो ये आपका डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब इस योजना को जो है कौन संचालित कर रहा है, इसका कार्यान्वयन वर्ष क्या है, बजट क्या है? तो 6,000 करोड़ रुपया इसके लिए जो है बजट आवंटित किया गया है। इससे कौन कौन लाभ ले सकता है? तो सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं इसका जो है लाभ ले सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। और जो है आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको जो है आप बताया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे जो है आप लंबे समय तक उसको याद रख सकें। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है कहां पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो कहां पर इसका उद्घाटन करेंगे? तो विकल्प में है देखिए गुरुग्राम, लखनऊ, नई दिल्ली, पटना। तो आपको बताना है कहां पर इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो नई दिल्ली में इसको जो है आज उद्घाटन किया जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव को। तो इसका डिटेल देखिए, तो ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव जो है 4 से 9 जनवरी तक जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका विषय होगा इस वर्ष विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। तो ये इसका विषय है और इसका आदर्श वाक्य देखेंगे तो गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो ये आपका दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। इसका विषय क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इस आदर्श वाक्य के साथ और विषय के साथ इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे
और इस महोत्सव का उद्देश्य है विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता के माध्यम से जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को जो है बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदाय में जो है नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये इस उद्देश्य के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जो है किस वित्त वर्ष तक जो है बढ़ा दिया है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प में है देखिएगा 2025 से 26, 2026 से 27, 2027 से 2028, 2029 से 2030 वित्तीय वर्ष तक। तो आपका सही उत्तर पहला रहेगा, 2025 से 26 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है, एक वर्ष के लिए इसको जो है बढ़ाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरा आपका बता देते हैं। और ये जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, तो ये मौसम के आधार पर लाया गया था। तो 2025 से 26 तक लिए जो है एक वर्ष के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो मंत्रिमंडल ने जो है बीमा योजना में प्रौद्योगिकी सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी को जो है कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है बीमा योजना में, उसके लिए 824.77 करोड़ रुपए आवंटित करने के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष भी एक बनाया गया, एक फंड बनाया गया है, उसकी स्थापना को जो है मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और दावा करना जो भी दावा करते हैं किसान की जो है हमारी इतना नुकसान हुआ, वो सब जो है और निपटान प्रक्रिया जो है सरल होगी। तो कई बार होता है गलत तरीके से लोग जो है इसका वो कर लेते हैं कि मतलब हमारा इतना नुकसान हुआ, जबकि मान लीजिए अगर मान लीजिए उस खेत में कुछ नहीं बोया गया है और उस खेत का भी जो है आप गणना करवा लेते हैं कि हमारे इस खेत में जो है 5 बीघे मान लीजिए हमारा नुकसान हुआ, तो उसको जो है खेत में कुछ बोया नहीं गया था, लेकिन मान लीजिए लेखपाल अगर कुछ करने आए तो उसको पैसा देकर के ऐसा करवा लिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसमें पारदर्शिता कैसे लाई जाए और उसके बाद इसकी निपटान प्रक्रिया कैसे सरल हो, उसमें जो है धांधली ना हो, मतलब तो इसलिए जिसको लाया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखिए, PMFBY याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और इस योजना जो है आप ये नहीं कर सकते हैं कि 2016 में लॉन्च किया गया था, इसको नहीं पूछा जाएगा। आपका मिलाने के लिए आ जाता है 1975 की योजनाएं पूछी गई है। ये आप बिल्कुल इसके कंफ्यूज में ना रहिएगा कि योजनाएं जो है पुरानी नहीं पूछी जाती हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है आपका जान लीजिए पूछा जाता है और करंट भी हो जाता है। तो इसको जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। ये डेट आपको दोनों याद रखना, किस मंत्रालय के तहत हो रहा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो आपको तो पता चल जाएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन डेट आपको याद रखना है। वो इसका उद्देश्य था लॉन्च करने का, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और अन्य जोखिमों से होने वाली फसल के हानि को जो है बचाना है। तो आप देखते होंगे कोई आपदा आता है तो किसान जो है कितना परेशान हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है कितना, उनका कीट जो है आक्रमण कर देते हैं और टिड्डी आक्रमण आप सुने होंगे राजस्थान वगैरह में। अन्य जो जोखिम होते हैं होने वाली फसल की हानि को जो है बचाना है तथा किसानों को उनकी फसलों के नुकसान होने पर जो है बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसके लिए जो है बीमा कराया जाता है और अगर नुकसान होता है तो उसको जो है बीमा के माध्यम से उनको जो है आर्थिक भुगतान किया जाता है। निश्चित रूप से ये जरूरी भी है किसान, क्योंकि जो है हमको लगता है किसान बहुत मेहनत करता है। जान लीजिए किसान जो है खेत से उगाने से लेकर के उसको जो है घर तक लाने तक पूरा उसका इतना प्रोसेस होता है, उसके वजह से हम लोग जो है बैठ करके आराम से रोटी खाते हैं। तो जान लीजिए इसके लिए सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस तरह से योजनाएं जो है लाई जानी चाहिए। और उनका क्या कहते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं, नाम भूल रहे हैं उनका, जो यहाँ MP के CM थे, नाम हमको नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट इस समय, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जो है उनके द्वारा जब उनका भाषण सुना जा रहा था तो कह रहे थे कि किसानों को जो है घर से अगर खेत में जब से बोया है किसान और जब तक वो घर तक पहुंच नहीं जाता, अगर कहीं भी उसको नुकसान होता है तो हम पूरा उसका जो है बीमा कंपनियों द्वारा उसका भुगतान किया जा रहा है। मान लीजिए घर में कहीं बाहर आप घर के रखे हैं और वहां भी अगर भीग जाता है, आपका किसी कारण से नुकसान हो जाता है, तो उसका भी आप उनको जो है बीमा कंपनियों को भुगतान करना होगा। तो उनका जब हम भाषण सुन रहे थे तो यही बता रहे थे।
तो याद रखना है शिवराज सिंह चौहान इस समय किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में मंत्री हैं। अगर और इसका कुछ और बातें देखिएगा, यह योजना जो है सभी प्रकार की रबी और खरीफ फसलों के लिए लागू की गई है। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि किस फसलों के लिए लागू की गई है। तो रबी फसल जो होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब रबी फसल हो गया जो है। और खरीफ फसल में देखेंगे तो आपका जो है खरीफ फसल में आ जाता है चावल, चावल वाले धान वाले फसल जो होते हैं। तो ये आपका जो है रबी और खरीफ फसलों के सभी फसलों को कवर किया गया है इसमें। और खरीफ फसलों के लिए जो है 2% और रबी फसलों के लिए जो है 1.5% बीमा इसमें किस्त लागू होगी, बीमा किस्त जो है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जो खरीफ फसलें हैं, जो धान की फसलें हैं, उसके लिए जो आप याद करने के लिए आपको या ऐसे भी याद भी कर सकते हैं, जो धान की फसलें होती हैं उस पर ज्यादा जो है रिस्क होता है, क्योंकि उस समय बारिश का सीजन होता है। तो बारिश में कभी सूखा पड़ गया, कभी ज्यादा बारिश हो गया, कभी बाढ़ आ गया, तो इस सबसे जो है ज्यादा नुकसान होता है। आप देखते होंगे रबी की फसलें जैसे गेहूं की फसलें आप देखते होंगे, तो गेहूं की फसलें जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है उसमें। और नॉर्मली जो है आप देखेंगे तो पूरा मतलब ये कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन नॉर्मली देखेंगे तो आप जो है गेहूं वगैरह की फसलें जो है आसानी से होती है, थोड़ा अपेक्षाकृत जो है खरीफ की फसल के। तो यह योजना जो है पहले लोन किए गए किसानों को, ये जैसे आप लोन लिए हैं मान लीजिए, तो उनके लिए ये योजना अनिवार्य होता था। लेकिन 2020 से जो है इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया गया है। मतलब देखिएगा, वैकल्पिक कर दिया गया है। अब इसको जो है वो किसी के ऊपर जो है थोपा नहीं जाएगा कि आप इसको जो योजना का लाभ लीजिए, मतलब इसको इसमें एनरोल करिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको योजना का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगला है पद्म श्री विजेता जो है डॉक्टर के एस मणिलाल जो है, इनका निधन हो गया है। तो वह जो है किस कार्य के लिए जो है जाने जाते थे? तो विकल्प में है वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर, साहित्यकार। तो सही उत्तर आपका रहेगा वैज्ञानिक के रूप में उन्हें जाने जाते थे। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इनका डिटेल देखिएगा, तो ये जो है प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और वैज्ञानिक है डॉक्टर के एस मणिलाल का जो है केरल में 86 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया था। इन्हें जो है विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म श्री जो है 2020 में दिया गया था। तो जिनको जो है अगर पद्म अवार्ड दिया गया, भारत रत्न दिया गया, कोई ऐसा अवार्ड दिया था, तो वो सब पर्सनालिटी जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2020 में अभी रिसेंटली जो है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, इनको जो है दिया गया था। तो ये आपको याद रखना, केरल से बिलोंग करते हैं। अगला है किस राज्य ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान यानी पार्क का जो है पार्क विकसित किया है? तो विकल्प में है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। तो याद रखना है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जो है हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित जो है एक पार्क विकसित किया गया है। और हल्द्वानी में ही रामायण वाटिका भी जो आपका स्थापित किया गया है। जितने भी रामायण में जो है घटनाएं हुई है, उसको मेन घटनाएं को जो है इस पार्क में जो है चित्रित किया गया है। तो इस तरह से कुछ पार्क है, इसको आप याद रखना है। हल्द्वानी में जो किया गया है, कहा? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अगला है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष जो है यानी ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स जो है घोषित किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा इसको किया गया है आपको बताना है। विकल्प में है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है, रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको जो है घोषित किया गया है कि हम 2025 में अपना जितना से ज्यादा सुधार अपने उसमें मंत्रालय में करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष यानी ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स जो है घोषित किया है। इसका मुख्य फोकस होगा रक्षा विनिर्माण, जो बुनियादी ढांचा हो गया, खरीद जो है प्रक्रियाएं हो गई, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, और ड्रोन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर युद्ध हो जैसी तकनीकों को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करना इसका मुख्य फोकस एरिया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। जल्द ही आपको हम एनसीईआरटी का जो है बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको फ्री में हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो आपको याद रखना है ये सब बातें जितने बताई गई हैं, और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको जो जितने कोर्स अगर बताता हूं तो आप तक जो है पहुंच सके। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।